पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। ये बात हम और आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास हो गया है। 1 अप्रैल को मालदा में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ममता बनर्जी के राज में अब सिर्फ आम नागरिक या राजनीतिक कार्यकर्ता ही असुरक्षित नहीं है, बल्कि अब निशाने पर वो न्यायिक अधिकारी भी आ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपना काम कर रहे थे। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ममता सरकार ने बंगाल को अराजक और हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचा है? और क्यों मतदाता सूची का शुद्धिकरण ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले आपको बताते हैं मालदा कांड की इनसाइड स्टोरी के बारे में। पिछले 15 सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के गुंडा राज की गर्मी महसूस हुई। मामला मालदा का है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने का काम कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे काम चल रहा है, सारी दुनिया को पता है। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही की गई है। दोपहर करीब 3 बजे हजारों की भीड़ ने उस बिल्डिंग को घेर लिया जिसके अंदर ये अधिकारी मौजूद थे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि इन अधिकारियों की जान खतरे में थी, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद राज्य प्रशासन को फोन किया, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि कार्रवाई शुरू होने में रात के 11:30 बज गए। करीब 9 से 10 घंटे तक ये अधिकारी मौत के साए में रहे। भीड़ ने इन्हें घेर रखा था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक इस मामले की लगातार और सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब इन्हें निकाला गया वहां से, उसके बाद इनकी गाड़ियों पर भी पथराव हुआ, हमला किया गया गाड़ियों के ऊपर भी। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी। और यह हमला जो हुआ, यह किसी राजनीतिक दल पर नहीं हुआ था, बल्कि यह भारत की न्याय व्यवस्था की साख पर हमला हुआ। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लिया। गुरुवार को जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत का पारा 7वें आसमान पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिविल और पुलिस प्रशासन की विफलता बताया और साफ शब्दों में कह दिया कि यह मोबोक्रेसी है। अदालत ने इसे क्रिमिनल कंटेंट करार दिया, क्योंकि यह देश की सर्वोच्च अदालत की अथॉरिटी को सीधे तौर पर दी गई चुनौती थी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के ऊपर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो बयान आया वो ये था कि बताइए, अब तो चुनाव आयोग के पास में सारा प्रशासन, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके का बयान देके वो मामले को और बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। और स्थिति कितनी खतरनाक हो चली है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ इनके परिवार के लोगों को भी, अगर ये चाहे तो, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अब राज्य सरकार पर इससे बड़ा अविश्वास और किस तरीके से हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा क्या, टिप्पणियां क्या की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीजेआई की बेंच ने साफ तौर पे ये कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश का नतीजा थी और न्यायपालिका को सीधी चुनौती थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था को पूर्ण विफल स्थिति में बताया और प्रशासन की इस निष्क्रियता को निंदनीय करार दिया। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस समय देश का सबसे अधिक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत राज्य है। उन्होंने सीएस, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 6 अप्रैल को वर्चुअल हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं। और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए रिजर्व फोर्सेस को तैनात करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर न्यायिक अधिकारी एसआईआर के काम के अंदर लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद इस मामले की जांच जो है इलेक्शन कमीशन ने तत्काल एनआईए को सौंप दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था ईसीआई को कि वो जिससे चाहे, सीबीआई से या एनआईए से, इस मामले की जांच करा सकते हैं। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एनआईए की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। करीब 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों के अंदर एक आईएसएफ का उम्मीदवार भी शामिल है। इसके अलावा भी कई लोग टारगेट पे बताए जा रहे हैं। यानी एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उन हमलावरों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है जो इस पूरी की पूरी घटना में या माहौल को बिगाड़ने में शामिल थे। सवाल यह उठता है कि यह हिंसा आखिर हो क्यों रही है। असल में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार था फर्जी मतदाता। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और वो लोग जो अब दुनिया में ही नहीं है, उनके नाम पर सालों से खेला हो रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर यानी मतदाता सूची की शुद्धिकरण का काम हो रहा है, तो ममता बनर्जी का वो फर्जी किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में अफवाह फैलाई जा रही है कि नाम काटे जा रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें चुनाव आयोग, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी पर भरोसा नहीं है।
ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गए तो सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो अफवाह का वातावरण मालदा में फैलाया गया, इसी का नतीजा था कि इतने हजारों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब जो स्थिति बंगाल के अंदर बन चुकी है, या जिस तरीके का माहौल खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, इसके बाद क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है? बहुत से लोग कहते हैं कि अब प्रशासन तो चुनाव आयोग के पास है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद में किसी भी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के पास तो आ जाता है, लेकिन चुनाव आयोग को अधिकार केवल उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का ही होता है। अरे पिछले 15 सालों से वो टीएमसी के राज के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें नियुक्तियां टीएमसी सरकार की तरफ से दी गई है। तो चुनाव आयोग के सक्रिय होने के बाद से आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग अब चुनाव आयोग के हिसाब से काम करेंगे? ये दरअसल पूरा का पूरा जो प्रशासन है पश्चिम बंगाल का, ये टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहा है। और यही कारण है कि अधिकारियों के मन में ये डर भी है कि अगर मान लो अभी तो हम सही काम कर लेंगे, लेकिन कल को अगर ममता बनर्जी दोबारा से सत्ता में वापस आ गई तो होगा क्या? रहना तो टीएमसी के राज में ही है। और यही कारण है कि अभी तक भी अधिकांश अधिकारी जो है या तो वो डरे हुए हैं या उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जिस हिसाब से ममता बनर्जी चाहती हैं। ऐसे में क्या चुनाव टालकर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? तकनीकी रूप से चुनाव घोषणा के बाद यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन यह काम हो सकता है, यानी संवैधानिक रूप से इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन यह भी बात सही है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी राज्य के अंदर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद चुनाव को टाल दिया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि अगर असाधारण स्थिति है तो ऐसा किया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई तीनों अगर मिलकर सामंजस्य से यह तय करते हैं कि बंगाल में हालात चुनाव के नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तो लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अनुसार ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन धरातल पे बंगाल के हालात ऐसे जरूर हैं कि वहां चुनाव फेयर पोल हो पाएंगे, इस पे संशय है। और अगर चुनाव आयोग ने पूरी मशक्कत के साथ और ईमानदारी के साथ फेयर पोल भी करवा लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इस हिंसक माहौल में बंगाल के आम वोटर को बूथ तक लेके कैसे जाएंगे? जो बंगाल का वोटर डर के मारे या हिंसा के चलते घरों से बाहर पहले के चुनाव में भी नहीं निकल पा रहा था, वो इस बार कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है। इसलिए जो पिछले 2-3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं, इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी सलाह दी है कि अगर वो चाहें तो और ज्यादा तादाद के अंदर रिजर्व फोर्सेस के जवान जो हैं वो बंगाल के अंदर तैनात किए जा सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में क्या आपको ममता बनर्जी का कोई ऐसा बयान सुनने को मिला है कि उन्होंने इस घटना की निंदा की हो या उनकी तरफ से चिंता जताई गई हो कि सब न्यायिक अधिकारियों के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया? आपने कोई बयान नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना होगा कि ये सारा का सारा जो स्यापा करवाया जा रहा है, जिस तरीके का हंगामा करवाया जा रहा है, ये टीएमसी के कैडर के द्वारा ही करवाया जा रहा है। बाकायदा पूरे बंगाल के अंदर इस समय अफवाह फैलाने का तंत्र सक्रिय किया जा चुका है। और मूल रूप से जो अफवाह फैलाई जा रही है वो इसलिए फैलाई जा रही है कि एसआईआर का काम अंतिम चरण के अंदर है। करीब 13-14 लाख वोटर्स जो हैं उनके दस्तावेज निरीक्षण का जो काम चल रहा है वो अगले 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक का समय चुनाव आयोग को दिया था, लिहाजा ये काम अंतिम चरण में है। तो ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है लोगों में कि नाम कट गया है साहब, अब वोट नहीं डाल पाएंगे, नाम कट गया है साहब, अब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, नाम कट गया है साहब, अब आपके घरों को सीज कर लिया जाएगा। यानी तमाम तरह का डर लोगों में फैलाया जा रहा है ताकि एक पक्ष हिंसक हो और उसकी हिंसा के डर से दूसरा पक्ष डर के मारे घर में बैठ जाए, वो बाहर ही ना निकले। स्थिति ये बन चुकी है टीएमसी और टीएमसी के कैडर की या उसके नेताओं की कि उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उनको न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, उनको हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। एक ऐसी सरकार 1 मिनट भी क्यों रहनी चाहिए जिसे किसी पर भरोसा नहीं है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ये ब्रेकडाउन नहीं है तो और क्या है? इसे हम और क्या कहेंगे? अराजकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? अगर देश की सर्वोच्च अदालत को यह टिप्पणी करनी पड़ जाए कि यह उसकी अथॉरिटी को सीधे तौर पर चैलेंज है, चुनौती है उसकी शक्ति को, तो इससे ज्यादा अराजक स्थिति कैसे हो सकती है और क्या हो सकती है? क्योंकि आज से पहले इस तरीके की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कभी नहीं आई है। लेकिन अराजकता का दूसरा नाम है ममता बनर्जी की सरकार, और ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी ताकत है जिसे अब वो अंतिम हथियार के तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आजमाना शुरू कर चुके हैं।
घूम फिर के सवाल फिर वही आता है कि चुनाव आयोग ने तमाम तरह की तैयारी कर ली है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, लेकिन आज की स्थिति में जब बंगाल में न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो यह कैसे माना जा सकता है कि मतदान के दिन आम वोटर सुरक्षित होगा? सेंट्रल फोर्सेस आप लगा देंगे, लेकिन कहां कहां सेंट्रल फोर्सेस लगाएंगी? क्या सेंट्रल फोर्सेस एक एक मतदाता को घर से लेकर वोट डलवाने का काम करेंगे? यह संभव ही नहीं है। ऐसे में फेयर मतदान की स्थिति बन तो रही है, लेकिन वो तभी काम आ पाएगी जब मतदान करने के लिए वोटर घर से बाहर निकलेगा। ये जो डर का माहौल है ममता बनर्जी का, जो वो हमेशा चुनाव से पहले करती आई है, इस बार फिर से इसको शुरू कर दिया गया है और ये डर का माहौल अगर कायम रहा तो वोटर नहीं निकलेगा, ये तय है और इसका सीधा फायदा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को भी होगा। अब उम्मीद सिर्फ बची है तो वो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से बची है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो इस अराजक, हिंसक और डर के माहौल में रहना चाहते हैं, या इस 15 साल के अराजक और हिंसक तंत्र जो पश्चिम बंगाल में खड़ा हो चुका है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं? अगर ध्वस्त करना चाहते हैं तो उम्मीद यही है कि वो घर से निकलेंगे और अपना वोट भी करेंगे। इन तमाम हालातों के चलते ममता बनर्जी आज न केवल बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अलग थलग पड़ गई हैं। ये जो मालदा वाला प्रकरण हुआ है, इसको लेकर इंडी अलायंस के किसी भी नेता ने ममता बनर्जी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। अपनी नाराजगी भी अंदर खाने उन्होंने जताई है। बंगाल का मतदाता भी अब मन बना चुका है, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे हिंसा मुक्त माहौल चाहिए, उसे इंडस्ट्री चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बंगाल का मतदाता घर से निकलेगा ही नहीं तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, और सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल के हालात कैसे बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन के बिना निष्पक्ष चुनाव संभव है? और क्या केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग आपसी सहमति से पहली बार इतना बड़ा संवैधानिक फैसला करेंगे कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद उन्हें टाल कर या उन्हें स्थगित करके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें? आम वोटर के मन से डर निकालकर चुनाव आयोग उसे बूथ तक पहुंचा सके, ऐसी स्थिति कैसे बना पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।